आप देखो, मार्क्सवादी इतिहास लेखन तो मैंने आपको विस्तार से करा है। अभी मैं आपको कहानी के तौर पर बताना चाहता, बिल्कुल किस्सा गोई स्टाइल में, ताकि आप उसको समझ सके लेमैन टर्म में। फिर एक बार देखिए, एक्चुअली मार्क्सवादी नाम से विदित होता है कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स से नाम से आया मार्क्सवादी। तो देखिए, ये जो मार्क्स यूरोप के इतिहास में, जब यूरोपीय समाज में कार्ल मार्क्स का उद्भव हुआ था, तो एक तरह से उसने यूरोप में, जिसको आप कैपिटलिज्म कहते हो, उसको चौतरफा हमला कैपिटलिज्म पर किया था। उसने पूंजीवादी व्यवस्था पर चतुर्दिक चोट की थी, चारों दिशाओं से चोट की थी, और उसकी जड़ में जाकर अध्ययन कर उसकी एक एक जड़ को खोदने का प्रयत्न किया था। तो उसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि देखिए, जिसे आप पूंजीवाद कहते हो या सामंतवाद कहते हो, वह महज एक उत्पादन की प्रणाली नहीं है, वह एक राजनीतिक पद्धति है, वह एक सामाजिक पद्धति है, वह एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है। और तब उसने जो इतिहास की व्याख्या की, उसमें एक टर्म को इजाद किया था, उसका नाम था द्वंदात्मक भौतिकवाद, जिसकी अभी मैं गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, नहीं तो फिर फॉर्मल हो जाएगा, फिर हमें हीगेल, फिर हमें फारवाक आदि के बारे में बताने का कोई मतलब यहां नहीं है। वह विश्व इतिहास वाले टॉपिक में ऑटोमेटिक हम फिर मार्क्सवाद को विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। तो उसने जो द्वंदात्मक भौतिकवाद का कुल मिलाकर, वो तो एक लंबी चौड़ी थियरी है, उसका कुल आशय आप यही समझ लें कि उसने ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि जो आर्थिक कारण और आर्थिक कारण उत्पादन के साधन की बात उसने की। तो उत्पादन के साधन पर कब्जा करने के लिए दो वर्ग हमेशा संघर्ष करता है, और जो वर्ग विजेता होता है वह उत्पादन के साधन पर कब्जा कर लेता है, वह उत्पादन के साधन पर कब्जा कर लेता है। लेकिन उत्पादन के साधन पर कब्जा करने के बाद उसकी उसकी परेशानी वहीं समाप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि वह इस बात को जानता है कि उसके पीछे एक और वर्ग खड़ा है जो उसे विस्थापित करने का निरंतर प्रयत्न कर रहा है। वह अब यह प्रयास करेगा कि उत्पादन के साधन पर मेरे वर्ग यानी हमारा नियंत्रण आगे भी बना रहे। उसके लिए कुछ राजनीतिक प्रबंधन करेगा, वह कुछ सामाजिक व्यवस्था गढ़ेगा, वह कुछ नैतिक मूल्य लाएगा, वह कुछ सांस्कृतिक मूल्यों को, नैतिक मूल्य लाएगा, कुछ उसने वो एक सांस्कृतिक मानदंड निर्धारित करेगा, तो ताकि आगे भी हमारा नियंत्रण बना रहे। तो कार्ल मार्क्स ने इसी मुद्दे पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया, इसी आधार पर कि देखिए, आप जिसे राजनीतिक संरचना कहते हो, सामाजिक संरचना कहते हो, संस्कृति बोलते हो, वह स्वतंत्र नहीं है। उस सभी की जड़ उत्पादन के साधन में है। जो विजेता वर्ग होता है वही राजनीतिक संरचना बनाता है, वही सामाजिक संरचना को दिशा देता है, वही सांस्कृतिक मानदंड को गढ़ता है। तो अगर आपको इतिहास में परिवर्तन की व्याख्या करनी हो, तो आप सीधा उत्पादन के साधन अर्थव्यवस्था को देखो। जैसे जैसे आपकी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता जाएगा, जो बाकी आपका जो ढांचा है उस स्वयं बदलता जाएगा। उसको इंडिपेंडेंट देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो भी कार्ल मार्क्स ने कहा उसमें थोड़ा सा संशोधन आगे चलकर एक मार्क्सवादी विद्वान था इटली का, उसका नाम था एंटोनियो ग्राम्शी। वो एंटोनियो ग्राम्शी ने कर दिया। उसके हम थियोरेटिकल पहलू में यहां नहीं जाना चाहेंगे, एंटोनियो ग्राम्शी के सिद्धांत, नहीं तो फिर हम भटक कर औपचारिक बातों की तरफ चले जाएंगे, जबकि हमें आपको किस्सा गोई पद्धति में मार्क्सवाद को समझाना है। अब उसके बाद कार्ल मार्क्स ने कहा कि देखिए, यूरोपीय समाज है वो आर्थिक परिवर्तन, जो उत्पादन के साधन में परिवर्तन हुआ है द्वंदात्मक भौतिकवाद के कारण, उसी कारण से यूरोपीय समाज भी बदलता रहा है और कई अवस्थाओं को पार किया है। एक समय था कि प्रारंभिक समाजवाद था, फिर दास व्यवस्था जैसी चीज वहां विकसित हुई, फिर सामंतवाद आया, और सामंतवाद के बाद पूंजीवाद, और पूंजी के बाद इसका जो लॉजिकल कल्मिनेशन है, जो उसका तार्किक विकास है, वो समाजवाद में होगा। यहां तक तो कार्ल मार्क्स ठीक थे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आज की तारीख में मतलब मार्क्सवाद पर बहुत ज्यादा आक्षेप आता है। मतलब कई बार तो मैं देखता हूं कि चूंकि जो हिस्ट्री बैकग्राउंड के नहीं है, उनकी भी दिमाग में ये बात भरी जा रही है कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन कोई बुराई है, या शायद इसने भारतीय इतिहास लेखन को बहुत अपकार किया है, यानी उसको बहुत डैमेज किया है। लेकिन एक बात बताइए कि इसको देखने से पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री संबंधी विकसित नहीं डेवलप करनी चाहिए कि उन्होंने कितना अपकार किया है, कितना उपकार किया है? तो जरा इसको भी तो समझ लें। तो देखिए, अब उसमें क्या है कि जब ये बात उसने यूरोपीय समाज के बारे में कही, कार्ल मार्क्स एशिया कभी नहीं आया था। ये 3 M है जिसने एशिया के बारे में लिखा है, जब से एशिया की समझ नहीं है। एक 3 M, मार्क्स,
मैक्स वेबर और मैक्स मुलर। तो मार्स और मैक्स वेबर तो एशिया की एक बार भी यात्रा नहीं की थी, और उसने भी लिखा है इसके बारे में। और वो जो मैक्स मुलर है, एटलीस्ट वंस ही विजिटेड। तो मतलब इसने जो हमारे बारे में लिखा, भारत के बारे में लिखा, एशिया के बारे में लिखा, वो उसी तरह की बात है जैसे कोई लेखक 5 स्टार होटल में बैठकर भारतीय किसानों और मजदूरों के बारे में लिखता है, तो उसका लिखना कितना सार्थक होगा, आप ही बताइए। कुछ कुछ वही बात कार्ल मार्क्स के साथ है। कार्ल मार्क्स यूरोप में बैठा बैठा 1853 में पहले न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में लिखा उसने। फिर 1858 में जब 1857 का महाविद्रोह हुआ तो उसका ध्यान भी आकर्षित हुआ, तो भारत के बारे में उसने लिखा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो उसी में उसने भारत के बारे में पढ़ा और दे दिया एशियाई उत्पादन प्रणाली। अब एशियाई उत्पादन प्रणाली में उसने कहा कि देखिए, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो अवधारणा हमने यूरोप के संदर्भ में लाई है, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म की, वह एशिया पर लागू नहीं होती। अरे एशिया में तो ऊपर निरंकुश शासक है और नीचे प्रारंभिक समाजवाद है, जिसको आप प्रारंभिक समुदाय कहते हो। और जो शासक है उसके लिए उसने टर्म दिया प्राक निरंकुशता। हालांकि यह टर्म पहले दिया गया हुआ था जेम्स मिल के द्वारा। उसने भारतीय इतिहास का जो अध्ययन किया था, भारत का पहला इतिहास, तो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म शब्द उसने दिया था। कार्ल मार्क्स ने उससे उसको एप्रोप्रिएट कर लिया। उसने कहा कि ऊपर यहाँ निरंकुश शासक है, नीचे एक ग्रामीण समुदाय है, और जो निरंकुश शासक है, जो डिस्पोटिक रूलर है, वो अपनी नौकरशाही और सिंचाई की व्यवस्था पर अपने नियंत्रण रखता है और अधिकांश चीजें वो कर के रूप में ले लेता है। थोड़ा सा भाग जो बच जाता है उस पर किसान अपना गुजर बसर करते हैं। और इस तरह से यह व्यवस्था सैकड़ों वर्षों से चलती आ रही है। और भारतीय समाज अपरिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन के गुण नहीं है। अगर भारतीय समाज में परिवर्तन होता है तो कोई बाहरी तत्व के कारण ही होता है। जैसे उसका मानना है कि भारतीय समाज में परिवर्तन होगा तो ब्रिटिश हुकूमत अनजाने ही परिवर्तन ला देगा। ब्रिटिश मतलब साम्राज्यवादी, वो ब्रिटिश का पक्ष नहीं ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी एक यूरोपीय अहंकार आ ही चुका है। उसने कहा कि ब्रिटिश जानबूझकर नहीं करेंगे, लेकिन अनजाने ही वो भारत में परिवर्तन करते चले जाएंगे तो भारत में परिवर्तन हो जाएगा। तो पहली बात तो हमारे स्कॉलर्स को यह पता होना चाहिए कि जिसे हम मार्क्सवादी इतिहास लेखन कहते हैं, वह मार्क्सवादी इतिहास लेखन कार्ल मार्क्स का अनुचर नहीं है, बल्कि मार्क्सवादी जो भारतीय मार्क्सवादी हैं वो उन्होंने कार्ल मार्क्स के विरोध में लिखा है। तो मार्क्स और भारतीय मार्क्सवाद एक नहीं है, दोनों में वही फर्क है जो लाल और लाली में फर्क होता है। लाली लालिमा हो सकती है, लेकिन लालिमा जो ओरिजिनल लाल है वो नहीं है। मतलब यह है कि कार्ल मार्क्स ने के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की चीज को तो इन्होंने लिया। इन्होंने कार्ल मार्क्स से लिया कि जब उत्पादन के साधन में परिवर्तन होता है अथवा आर्थिक परिवर्तन होता है तो बाकी क्षेत्रों में परिवर्तन होता है। लेकिन कार्ल मार्क्स की एशियाई उत्पादन प्रणाली को अगर सबसे अधिक चैलेंज किसी ने किया है वो मार्क्सवादी विद्वानों ने ही किया है। उसने कहा कि नहीं, हम इस बात को नहीं मानते कि भारतीय समाज अपरिवर्तनशील है। भारत में भी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के साथ राजनीति में, समाज में, संस्कृति में परिवर्तन होता चलता है। और वहीं से उन्होंने इसकी शुरुआत की। तो सबसे पहले डीडी कोशंबी, बीएन दत्ता और डीडी कोशंबी, ये दो मार्क्सवादी विद्वान थे जिन्होंने प्राचीन काल के इतिहास का अध्ययन किया और उन्होंने यह मान्यता रखी। और फिर उन्होंने वहां से आगे आने पर आर एस शर्मा है, डीएन झा है, वीएनएस यादव है, ये मार्क्सवादी परंपरा के विद्वान के रूप में उभरे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप कहोगे तो सबसे पहले मोहम्मद हबीब, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के में वे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और इरफान हबीब के वो वालिद भी हैं, पूज्य पिता। तो उन्होंने पहले 1952 में महमूद ऑफ गजनी लिखकर सबसे पहले मार्क्सवादी इतिहास लेखन की नींव डाली। और फिर उसके बाद तो पूरी परंपरा चल गई। इरफान हबीब भी खुद ही एक डेडिकेटेड मार्क्सवादी विद्वान रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे वहां पर तो आप अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी में मार्क्सवादी इतिहास लेखन छा गया था। वहां से आप मॉडर्न में आते हो तो उसमें कुछ रजनी पाम दत्त, आरपी दत्ता का नाम शायद आपने सुना होगा, AR देसाई हैं। तो ये
एम एन रॉय हैं, ये सब मार्क्सवादी इतिहास लेखन के रूप में लेखक के रूप में काम किया, लेकिन ये सब पहली पीढ़ी के लेखक है। इनके लेखन में थोड़ी सी त्रुटि रही है जिसको कुछ हद तक सुधारा है बिपिन चंद्रा, आदित्य मुखर्जी, मृदुला मुखर्जी। ये सब दूसरे जनरेशन के जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री में काम किया है। हम यहाँ पर यह बताना चाहेंगे कि भाई ये मार्क्सवादी इतिहास लेखन को अगर कोई क्रिटिसाइज या उस पर अटैक करता है, तो अटैक तो देखो, जहां तक सीमाओं की बात है तो कोई भी विचारधारा अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। सारी विचारधारा की अपनी एक सीमा होती है। जितने भी दृष्टिकोण है, कोई न व्यक्तित्व पूर्ण है, न कोई संस्था पूर्ण है, न कोई विचारधारा पूर्ण है, सबकी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन यह मान लेना कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने भारतीय इतिहास को अपकार किया, ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो मैंने यह बताऊं कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन के उद्भव से पहले राजवंश का इतिहास लिखा जाता था। राजाओं के बारे में, उसके युद्ध के बारे में, घटनाक्रम के बारे में इतिहास में तारीखें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी। मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने सबसे पहला काम यह किया, उसने कहा कि देखो, इतिहास में परिवर्तन महत्वपूर्ण है, और परिवर्तन की जड़ उन्होंने आर्थिक परिवर्तन में खोजा। जब आर्थिक परिवर्तन होता है तो राजनीति में, समाज में, संस्कृति में परिवर्तन होता चलता है। तो पहले तो इतिहास के अध्ययन में उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज को खींचा। इससे पहले अर्थव्यवस्था और समाज की चर्चा कम होती थी। आप अगर मार्क्सवादी से पहले का इतिहास लेखन देखोगे तो आपको वहां पर राजवंश का इतिहास दिखेगा या फिर कला और साहित्य का इतिहास दिखेगा। और अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में उसमें जो हिस्टोरियंस होते थे वो 1 या 2 पेज में पूरी अर्थव्यवस्था और समाज को समेट देते थे। इन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज को अपना आधार बनाया। और फिर जब इन्होंने इतिहास का अध्ययन शुरू किया तो इसमें इन्होंने कई और बातें स्थापित करने का प्रयत्न किया कि देखिए, अर्थव्यवस्था और समाज इतना महत्वपूर्ण है कि वह जो आर्थिक नीति है इतना महत्वपूर्ण है कि वो राजनीतिक संरचना पर, सामाजिक संरचना पर और संस्कृति पर भी अपना प्रभाव डालता है। इस क्रम में उन्होंने, अब जैसे शासक की नीति है या किसी राज्य या साम्राज्य का उत्थान है, किसी राज्य या साम्राज्य का पतन है, उसकी जड़ वो तात्कालिक आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक कारकों में खोजने का प्रयत्न किया। उनका कहना है कि अगर मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो केवल औरंगजेब के आधार पर आप उसकी व्याख्या करते हो, या गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो आप समुद्र कुमार गुप्त या स्कंद गुप्त के आधार पर या हुर्रों के आक्रमण के आधार पर करते हो, तो यह नहीं चलेगा। या फिर मध्यकाल का आरंभ हुआ तो आप मोहम्मद गुरी के आक्रमण के साथ करते हो। राजवंश क्या है? राजवंश तो एक सुपर स्ट्रक्चर है कि जब नीचे परिवर्तन होता है तो ऊपर की स्थिति बदलती है। इसी के आधार पर उन्होंने किसी शासक की नीति को, कार्यों को, उसको उस समय के युग से जोड़कर देखने का प्रयत्न किया। उनका कहना है कि नहीं, किसी शासक की नीति उसके मस्तिष्क की उपज नहीं होती है, बल्कि वो तात्कालिक आर्थिक, सामाजिक जो कारक होते हैं वह उसके विचारों को शेप देता है, वह उसकी नीति को दिशा देता है। ये कितनी व्यावहारिक बातें हैं, आप ही बताइए। अगर व्यावहारिक बातें नहीं है तो आज भी अगर आप मतलब कोई स्टेटमेंट, मैं आपको यह बोलूं कि भाई चलो अभी यूपी चुनाव हो रहा है, आप यूपी की जो सामाजिक संरचना है उसमें अखिलेश यादव का क्या स्टेटमेंट आ सकता है, तो आप अनुमान से कह दोगे अच्छा अखिलेश यादव का हित यहां है, इसलिए अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आएगा तो अमुक जाति के फेवर में आएगा, अमुक ग्रुप के फेवर में आएगा, या अगर वह बोलेंगे तो माइनॉरिटी की सुरक्षा की बात उठाएगा। उसी समय मैं कहूं कि अच्छा ठीक है, आप योगी आदित्यनाथ के बयान पर गौर करिए और बताइए उन्होंने क्या कहा होगा। तो आप बिना उनके स्टेटमेंट को सुने हुए भी अनुमान कर सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का क्या स्टेटमेंट रहा होगा। तो इसकी जड़ कहां है? यही तो मार्क्सवादी विद्वान कहते हैं कि आप जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, जो कार्यों आपको दिख रहा है वो न्यूट्रल नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई एक उसमें कोई ना कोई गैर वैचारिक उद्देश्य होता है, उसके पीछे आर्थिक भौतिक परिस्थितियां उत्तरदायी होती है। अगर औरंगजेब ने कट्टरता दिखाई तो वही औरंगजेब की पॉलिसी में आपको डायलेक्टिसिज्म, उसी के पॉलिसी में आपको एक एम्बिग्विटी दिखेगी, एक तरह का विरोधाभास दिखेगा। एक तरफ जसवंत सिंह और मिर्जा जयसिंह को बढ़ा रहा है आगे, सबसे बड़ा जात और सवार रैंक दिया हुआ है, उसको सुबादार बनाया हुआ है, और दूसरी तरफ वो रूढ़िवादी इस्लाम की बात करता है। तो ऐसा क्यों करता है? तो इसकी जड़ है कहीं ना कहीं आर्थिक भौतिक परिस्थितियों में। तो मार्क्सवादी विद्वानों ने बहुत बड़ा काम किया। उसी प्रकार से पहले जो राष्ट्रवादी परंपरा के विद्वान थे वो भारतीय समाज को एक आदर्श समाज के रूप में दिखाने का प्रयत्न करते थे। इन्होंने, मार्क्सवादियों ने उसको काउंटर किया, कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आदर्श समाज नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे यहां भी जाति व्यवस्था थी, उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों का शोषण कर रहे हैं, और अगर शासक वर्ग
अगर आप इतिहास को केवल शासक वर्ग के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो आपको चारों तरफ आदर्श ही आदर्श दिखेगा, अच्छा ही अच्छाई दिखेगी। आज ही मान लीजिए हिंदू धर्म की बात है तो समस्या क्या है कि हम प्राचीन काल के महानता का गान करें, तो महानता का गान करें तो अंदर में जो रिफ्ट है, जो दरार है, उसको क्या करें, उसको ढांप दे, भर दें, क्योंकि एक समाज भी तो आंतरिक रूप से विभाजित रहा है कई मुद्दों पर। तो इन सच्चाइयों को मार्क्सवादी विद्वानों ने उद्घाटित करने का प्रयत्न किया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। पूरे इतिहास के अध्ययन की दिशा बदल गई और कुछ महत्वपूर्ण काम जो मार्क्सवादी ने किया वो तो राष्ट्रवादी विद्वानों ने पहले नहीं कर पाए थे। जैसे जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में बांटा। नाम भले ही बदल दिया हो राष्ट्रवादी विद्वानों ने, लेकिन जब मुस्लिम काल की बात होती, जब मध्यकाल के इतिहास की बात होती तो मोहम्मद गोरी से वो आरंभ करते। मार्क्सवादी विद्वानों ने पूर्व मध्यकाल का कॉन्सेप्ट लाया, कहा कि नहीं, इतिहास पूर्व मध्यकाल से आरंभ होना है। तो इस तरह से उन्होंने इतिहास लेखन में एक नई दिशा चलाई, परंतु उनकी सीमा क्या थी? उनकी सीमा यह थी कि हर कुछ को आर्थिक कारण के माध्यम से देखते। अगर उनसे पूछा जाता तो कला, साहित्य, हर चीज को, अब आप ही बताइए कि अगर डीडी कौशांबी ने यह बात कही कि गुप्तों ने राष्ट्रवाद की उत्पत्ति नहीं की बल्कि राष्ट्रवाद ने गुप्तों की उत्पत्ति की, यह बात तो समझ में आती है, क्योंकि उस समय हमारे राष्ट्रवादी विद्वान थे जिन्होंने गुप्त शासकों को महान शासक के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि उनके अंदर का जो राष्ट्रवाद था वो बार बार उछल कर आ रहा था। लेकिन वही डीडी कौशांबी कहते हैं कि अजंता और बाघ की जो पेंटिंग्स है, चित्रकला है, या फिर वो कहते हैं कि अजंता, बाघ, देवगढ़ के दशावतार मंदिर, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, इन तमाम लोगों की उपलब्धियों के पीछे दबते और पीसते हुए वे लोग थे जिनके गीत गाने वाले कोई वसभट्टी, वासुल या हरिसेन नहीं था। मतलब उनका कहने का अर्थ यह है कि जो कला और साहित्य है वो भी उच्च वर्ग, जो समाज के उच्च वर्ग है, उनकी चेतना को व्यक्त कर रहा है। यह गरीबों की पीड़ा का अंकन नहीं कर रहा, यह वहां के निर्धन लोगों, आम आदमी की दशा खराब है उसके बारे में कला और संस्कृति नहीं बता रहा, और इस आधार पर आप कला और साहित्य को खारिज कर रहे हो, तो आपका भी दृष्टिकोण कहीं ना कहीं एकांकी है। उसी प्रकार से जब उन्होंने बुद्ध काल का अध्ययन किया, द्वितीय नगरीकरण का, तो पूरा का पूरा श्रेय उन्होंने लोहे के उपकरण को दे दिया कि लोहे के उपकरण ने द्वितीय नगरीकरण को पैदा किया। जब मौर्य काल का अध्ययन किया तो उसको अति केंद्रीकृत साम्राज्य के रूप में चित्रित किया। गुप्त काल को खारिज कर दिया। तो उनकी प्रतिक्रिया में अब धीरे धीरे नया स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी आई जिसका नाम है संशोधनवादी इतिहास लेखन। लेकिन संशोधनवादी इतिहास लेखन ने आंशिक रूप से मार्क्सवादियों को खारिज किया है, पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। हमारे इतिहास लेखन में मार्क्सवादियों का इतना गहरा प्रभाव है जिसे आप पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते। आज कुछ भी हो, लेकिन आज एक परंपरा उन्होंने शुरू कर दी है कि आप आर्थिक बात को दरकिनार नहीं कर सकते, चाहे वो नीति हो, कार्यक्रम हो, संस्था हो, कुछ भी हो, उसके पीछे जो आर्थिक कारक है वो आपको लेकर चलना होगा, और यह देन मार्क्सवादियों का है, हम उसे खारिज नहीं कर सकते। ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स का संचालन हमारे एप्लीकेशन द स्टडी बाय मणिकांत सिंह पर किया जाता है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए फोन नंबर पर हमसे संपर्क करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।